उत्तराखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर मचा घमासान। सत्र की जगह को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। रितु खंडूरी ने किया सीएम से देहरादून में सत्र कराने का अनुरोध। राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम के संबंध में सीएम धामी करेंगे बैठक। समापन समारोह की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। नैनीताल में सीएम धामी फुटबॉल का देखेंगे सेमीफाइनल मैच। कुंवर प्रणव चैंपियन और खानपुर विधायक के बीच विवाद के बाद पुलिस अलर्ट। महापंचायत को भी किया गया स्थगित। हरिद्वार जिले में सभी बॉर्डर्स किए गए सील। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर मचा घमासान। सत्र कहां होगा, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू। प्रदेश मंत्रिमंडल तय करेगा विधानसभा सत्र होने की जगह। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया सीएम से अनुरोध। भराड़ीसैंण में चल रहे कार्यों के चलते देहरादून में कराया जाए सत्र, और यह अनुरोध भी किया गया। साथ ही 17 फरवरी से शुरू हो सकता है बजट सत्र। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कहां पर सत्र हो सकता है और कब हो सकता है, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर? जी सर, विधानसभा का आगामी बजट सत्र 17 फरवरी से माना जा रहा है कि 17 फरवरी से क्या बजट सत्र वो हो सकता है। और हालांकि बजट सत्र कहाँ होगा इसको लेकर अभी संशय बरकरार है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के द्वारा अभी हाल ही में अनुरोध भी सरकार से किया गया था कि जो है सत्र देहरादून में कराया जाना चाहिए, क्योंकि जो है इस बार बजट सत्र को पेपरलेस सत्र कराने की तैयारी में सरकार है। और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देहरादून में डिजिटलाइजेशन पूरे कार्य हो चुके हैं, तो ऐसे में देहरादून में सत्र कराया जाना चाहिए। वहीं भराड़ीसैंण में जो है अभी डिजिटलाइजेशन का काम जो है वो चल रहा है विधानसभा का। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वहाँ पर 3-4 महीने का वक्त लग सकता है, इसलिए सत्र को यहाँ पे कराया जाना चाहिए। हालांकि इसको लेकर अब सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष दोनों में ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। विपक्षी दल मांग कर रहा है कि सत्र जो है वो गैरसैंण में कराया जाना चाहिए, क्योंकि बजट गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और भराड़ीसैंण में जो है सत्र वो होना चाहिए। तो इसी की बात विपक्षी दल कह रहा है। और उसका क्योंकि बजट सत्र जो है गैरसैंण में ही होता आया है, हालांकि पिछली बार जो बजट सत्र था वो भी जो है देहरादून में हुआ था। तो इस तरीके से, लेकिन इस बार बजट सत्र कहाँ होगा इसको लेकर अभी कैबिनेट बैठक में फैसला भी लिया जाएगा। कैबिनेट में इसको लेकर के फैसला जो है कैबिनेट करेगी कि आखिर सत्र कहाँ होना है। हालांकि गैरसैंण को लेकर के लगातार सियासत होती रही है, लगातार इस पर राजनीति गर्माती भी रही है। और ऐसे में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे पर तर्ज भी करते हैं, लेकिन जब सत्र कराने की बात है तो सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष को भी कई विधायक इसमें एकजुट होते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में गैरसैंण के मुद्दे को लेकर कब तक समाधान निकलता है, क्या कुछ इसको लेकर के फैसला लिया जाता है, सत्र भराड़ीसैंण में होता है या नहीं, ये तमाम चीजें देखने वाली। अरुण, जिस तरह से पेपरलेस बजट सत्र कराने की जो बात है वो भी सामने आ रही है कि इस बार पेपरलेस बजट सत्र कराया जाएगा, तो क्या व्यवस्थाएं अभी गैरसैंण में पूरी नहीं हो पाई हैं? जी विशाल, देखिए पेपरलेस सत्र कराने की तैयारी सरकार इस बार कर रही है। और जिस तरीके से कई राज्यों में डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो भी चुका है, कई राज्यों में जो है डिजिटल तरीके से विधानसभा सत्र होते भी हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी इस बार पेपरलेस सत्र कराने की तैयारी सरकार कर रही है। ऐसे में देहरादून में कार्य लंबे समय से चल रहा था, तो ऐसे में देहरादून में कार्य पूरा हो चुका है। तो भराड़ीसैंण में जो है ये कार्य अभी चल रहा है, 3 से 4 महीने का वक्त इसमें लग सकता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि देहरादून में ही सत्र हो सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी जो अंतिम फैसला है वो कैबिनेट लेकर कैबिनेट में ही जो है फैसला लिया जाएगा कि आखिर सत्र जो है वो कहाँ पर होना है। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, ऐसे माना यह जा रहा है कि सत्र जो है इस बार वो देहरादून में ही हो सकता है। लेकिन अरुण, हर बार तो विपक्ष के जो नेता हैं वो खुद भी ये चाहते हैं कि देहरादून में सत्र हो, फिर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं? जी विशाल, देखिए जो कांग्रेस के कई विधायक है उसमें से कुछ विधायकों ने पिछले बार खासकर भी किए थे, जो खासकर अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा चलाया भी गया था। तो उसमें कई विधायकों की राय भी बनी थी और कई उसमें
30 से 40 विधायकों ने जो है उसमें अपनी सिग्नेचर भी किए थे। उस पत्र को देहरादून में कराने की भी बात कही थी, जिसमें कुछ विधायक विपक्षी दल के भी थे। तो ऐसे में लेकिन जो विपक्षी दल है, जो संगठन कांग्रेस का है, उसमें कहीं ना कहीं वो इसका विरोध भी करता है कि सत्र जो है वो गैरसैंण की बजाय जो देहरादून में हो रहा है सत्र गैरसैंण में होना चाहिए। जो बजट सत्र है तो गैरसैंण में होना चाहिए। पिछली बार बजट सत्र जो है देहरादून में हुआ था, तब भी इस तरीके के तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने एक डमी सत्र का आयोजन भी गैरसैंण में किया था। इस तरीके से लेकिन इस बार क्या कुछ चीजें होती हैं, किस तरीके से विपक्षी दल का क्या रवैया रहता है। जो विपक्षी दल के विधायक है वो इसके गैरसैंण में कराने के पक्ष में रहते हैं या नहीं रहते, कांग्रेस संगठन और विधायकों की आपस में क्या रणनीति बनती है, तमाम चीजें देखने वाली हैं। जी बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं के लिए धनराशि की मंजूर। आपदाग्रस्त और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 सौर स्ट्रीट लगाने को भी हरी झंडी। सीएम ने 28.69 लाख रुपए की दी स्वीकृति। गुरु नानक पब्लिक इंटर कॉलेज के लिए भी 99.99 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। दून में जलाशय निर्माण, मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए भी 32 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ी स्वीकृति भी दी है और कई विकास योजनाओं के लिए धनराशि भी मंजूर की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दून में जलाशय निर्माण, मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए भी 32 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री ने बजट की स्वीकृति दी है, किस तरह के विकास कार्य होंगे अब? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में कई विकास योजनाओं के लिए बजट की मंजूरी भी दी है, जिसमें कि मुख्यमंत्री ने आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है या जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 500 सोलर स्ट्रीट लगाने को लेकर के करीब 27 लाख की मंजूरी जो है वो धनराशि को दी है। इसी के साथ ही देहरादून में गुरु नानक पब्लिक इंटर कॉलेज में पेंट, पुताई और मरम्मत के कार्य के लिए करीब 1 करोड़ की जो है वो स्वीकृति दी है। इसी के साथ ही देहरादून में जलाशय निर्माण और मंदिरों के सौंदर्यीकरण को लेकर के भी धनराशि जो है स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही अलग अलग जनपदों में चाहे सड़क का निर्माण हो या पर्यटन के क्षेत्र में हो या फिर मंदिरों के सौंदर्यीकरण को लेकर के हो, इस तरीके की तमाम चीज कार्यों को लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा ये धनराशि जो है स्वीकृति भी दी गई है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार का जो विजन है 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है, उसको लेकर के जिस तरीके से लगातार कार्य भी हो रहे हैं, जो तमाम योजनाएं प्रदेश में चल रही है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक भी करते हैं, कामों का जायजा भी लेते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं और समय समय पर जहाँ पर अगर बजट की कमी होती है तो बजट भी जो है समय पर वो स्वीकृत भी किया जाता है। तो ऐसे में अब किस तरीके से काम होते हैं, जो बजट जारी किया गया है वो कब तक धरातल पर उतरता है, कब तक ये कार्य पूरे होते हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली हैं। अरुण, इससे राज्यों को कितना फायदा होगा जब ये बजट जारी भी हो गया है, तो अब जब विकास कार्य होंगे तो? जी सर, बिल्कुल देखिए, जो बजट जारी किया गया है अगर ये पूर्ण रूप से धरातल पर उतरता है, सही तरीके से अगर कार्य होते हैं तो जरूर इससे प्रदेश में वाले समय में लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारियों का लेंगे जायजा। शाम को उत्तराखंड बनाम दिल्ली का फुटबॉल मैच देखेंगे सीएम। उत्तराखंड बनाम दिल्ली के सेमीफाइनल का करेंगे अवलोकन। सीएम के साथ खेल मंत्री रेखा आर्या भी रहेंगे मौजूद। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने की पूरी तैयारियां। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारियों का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और शाम को उत्तराखंड बनाम दिल्ली का फुटबॉल मैच भी देखेंगे सीएम। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस समय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और किस तरह का आयोजन होने जा रहा है? आज जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है। हल्द्वानी दौरे पे लगभग 5:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे, जहां 14 फरवरी को होने वाले समापन में कोई तैयारियों का जायजा लेंगे। उनके साथ जो खेल मंत्री रेखा आर्या भी रहेंगे और नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार उत्तराखंड की टीम नेशनल के अंदर सेमीफाइनल पहुंची है। आज जो सेकंड सेमीफाइनल मैच उत्तराखंड बनाम दिल्ली के बीच खेला जाएगा, उस मैच का भी अवलोकन, पूरा मैच देखेंगे। उसके बाद लगभग 8:30 बजे एक निजी कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री जी शिरकत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री को दौरे के लेकर जो है प्रशासन ने जो पूरी तैयारी कर दी, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि 14 फरवरी को जो यहाँ पर समापन समारोह हल्द्वानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है, इसको लेकर भी अधिकारियों के साथ
समीक्षा करेंगे और कार्यक्रम का जो है निरीक्षण भी करेंगे। जी तो ऐसे में क्या माना जाए पंकज, कौन कौन शामिल भी हो सकते हैं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, और क्या किस तरह की बैठक भी रहने वाली है, क्योंकि बैठक भी मुख्यमंत्री लेंगे? देखिए, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर पहली बार जो है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेल जो हो रहा है और समापन है, जिसका सबसे बड़ी बात है, कुमाऊं के लिए गौरव की बात है, समापन जो हल्द्वानी के अंदर हो रहा है, जिसको लेकर खेल विभाग और जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी लेंगे और पूरे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जहां पर ये फुटबॉल मैच खेला जाएगा और समापन यहाँ पर होगा, इसका भी कार्य का निरीक्षण करेंगे, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, किस प्रकार से समापन को भव्य रूप दिया जाए, इसके संबंध में सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूरी तैयारी कर दी गई है। जी, लेकिन ऐसे में जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से भी खिलाड़ी पहुंचे होंगे वहां पर, तो किस तरह की व्यवस्थाएं भी हैं उनके लिए? देखिए, व्यवस्था जो खिलाड़ी यहाँ पर पूरे राज्य से यहाँ पर लगभग 10,000 खिलाड़ी पूरे उत्तराखंड में आ रखे हैं और क्योंकि अब जो समापन है यहाँ पे सभी प्रदेशों जो जहाँ जहाँ मैच हुए हैं उसके फाइनल यहाँ पर जीतने के बाद जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चैंपियनशिप यहाँ पर दी जाएगी, तो अन्य राज्यों से भी यहाँ पर जो अधिक से अधिक खिलाड़ी और जो उत्तराखंड के अंदर से अल्मोड़ा है, देहरादून है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, रुद्रपुर है, यहाँ से भी खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि समापन यहाँ है और सबसे खिलाड़ी में काफी उत्साह है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड की टीम जो पहली बार यहाँ पहुंची है, जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं बॉयज पुरुष वर्ग के, उनमें काफी उत्साह, उनका कहना है कि इस साल जो उत्तराखंड फुटबॉल की चैंपियनशिप ट्रॉफी नेशनल की जीतेगी। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां में अपने भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए साथ साथ अपने पैतृक गांव पंचूर में आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। योगी आदित्यनाथ आज शाम 5 बजे अपने पैतृक गाँव पहुंचेंगे, जहाँ में रात्रि विश्राम भी करेंगे। 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे वो यमकेश्वर ब्लॉक में भी पहुंचने वाले हैं, जहां पे बनास तल्ला गांव का वो दौरा भी करेंगे। इसके बाद वे पौड़ी जिले के बिथ्याणी गांव में स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में आयोजित किसान मेले में भी शामिल होंगे। साथ ही 7 फरवरी को वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और फिर अपने पैतृक गाँव अपने घर पर भतीजे की शादी में शामिल भी होंगे। साथ ही 8 फरवरी की शाम लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री योगी रवाना हो जाएंगे। प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर राजभवन देहरादून में जल्द ही बटरफ्लाई गार्डन बनकर तैयार होने वाला है। ये गार्डन तितलियों के रंग बिरंगे संसार को देखने के साथ साथ उनके संरक्षण को भी बढ़ावा देगा। इसी को लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन और वन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। राज्यपाल से चर्चा करने के बाद प्रमुख वन डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया है कि गार्डन की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि गार्डन में तितलियों के लिए उपयुक्त स्थानीय पौधे भी लगाए जाएंगे जो तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उत्तरकाशी के किसानों की सेब की फसल का मुआवजा जल्द देने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्री ने देर की वजह से क्यों ये देर हुई इसके लिए जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। बता दें कि उत्तरकाशी के किसानों ने पिछले साल SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी से सेब की फसल बीमा कराया था। फसलों को नुकसान होने पर जब किसानों ने बीमा क्लेम का दावा किया तो समय पर भुगतान नहीं किया गया, जिसकी शिकायत किसान कई बार शासन और विभाग से भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब कृषि मंत्री ने खुद मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। दून नगर निगम के कर अनुभाग ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले करीब 15,000 कमर्शियल हाउस टैक्स धारकों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें बड़े बकायेदारों की संख्या 460 है, जबकि
50 से 1 लाख तक के टैक्स धारकों की संख्या 3,000 रुपये बताई जा रही है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सख्त लहजे में कहा है कि बकायेदारों को अवशेष राशि पर 12% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करनी होगी। वहीं चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर 20% तक छूट भी दी जाएगी। कर अनुभाग ने इस वित्तीय वर्ष तक 60 करोड़ रुपए हाउस टैक्स एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 36 करोड़ के करीब धनराशि कर अनुभाग के खाते में भी आ चुकी है। हम यही चाहेंगे नगर निगम से कि जितना जल्दी हो जाए प्रक्रिया उतना बेहतर है, क्योंकि अब हार्डली 2 मंथ से भी कम की अवधि हमारे पास है इस वित्तीय वर्ष के कंप्लीशन में। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बिल प्रेषित करने की तैयारी की जा रही है और अन्य प्रकार के भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिससे कि टैक्स जो हमारे बकायेदार हैं उनको टैक्स पेमेंट में आसानी बना। चंपावत के भैरवा में जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने चाचा को गोली मार दी। आनन फानन में चाचा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर में रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही जमीन का विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी भतीजे ने पहले भी बंदूक से हमला करने की कोशिश की। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। से वैसे तो गन शॉट की हिस्ट्री से आया और उसके बाद हमने यहाँ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद है उपरांत हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। केस हमारे यहाँ आया था जिसका नाम था दिनेश तड़ागी, जिसकी उम्र जो है 60 वर्ष के करीबन है, लगभग 60 वर्ष है। वैसे तो गन शॉट की हिस्ट्री से आया और उसके बाद हमने यहाँ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद है उपरांत हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। कि ये चंपावत में भैरवा तिराहे पे 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ है, उसमें फायरिंग की सूचना आई थी। तो मौके पे हम लोग सब मौके पे पहुंचे और हमने मौका मुआयना किया। इसमें ये पता चला है कि ये दोनों आपस में चाचा भतीजे हैं और इसमें ये महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने दिनेश सिंह नामक व्यक्ति को गोली मारी है, जो उनके पैर पे लगी है। फिलहाल इनका अभी उपचार चल रहा है, यहाँ से इनको हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया है और जो आरोपी व्यक्ति है उनको फ़िलहाल हमने अभी अपने कब्जे में ले लिया है उनको भी। और इसके अलावा अभी हम लोग इसमें सभी पहलुओं को जांच कर रहे हैं कि ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ और इसकी जो भी जैसे तहरीर आती है इसमें मुकदमा। खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच हुए विवाद के बाद गुर्जर नेताओं ने 5 फरवरी यानी कि आज महापंचायत का ऐलान किया था। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद गुर्जर महापंचायत रद्द कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर भी उत्तराखंड पुलिस समेत आईटीबीपी के जवान तैनात किए गए हैं, जिसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आने वाले सभी वाहनों को चेक भी किया जा रहा है। जो कॉल कल की गई थी वैसे कॉल ऑफ हो गया है, लेकिन फिर भी हमको एहतियात के तौर पर, क्योंकि जिले की कानून व्यवस्था हम किसी भी हाल पे अब आगे बाधित नहीं होने देंगे। 2-3 दिन पहले भी आपको मालूम होगा कि एक ऐसी कॉल हुई थी, तो हमने उसमें भी सख्ती करी। जो अगर गैदरिंग नहीं होनी है तो नहीं होनी, जब बातचीत से काम चल रहा है तो वैसे ही इस बार भी हमारा प्रयास है और उनका अप्रूवल मिला है। लेकिन चूंकि सतर्कता के तौर पर हमारे पास फोर्स है, हम उसका प्रॉपर यूज करेंगे और कल के हिसाब से हमने अपनी ड्यूटी चार्ट पूरा प्रॉपर तैयार किया। तैनाती की गई है, साथ ही बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश राज्य में नहीं दिया जाएगा और चेकिंग इस दौरान की जा रही है। आपको बता दें कि चैंपियन और उमेश के बीच में विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है? पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती किस तरह की बरती जा रही है?
बिल्कुल देखिए विशाल, जिस तरीके का खानपुर विधायक और पूर्व विधायक के बीच का जो पूरा मामला था वो सोशल मीडिया से धरातल पर हुआ था। उसके बाद यहाँ पे पुलिस ने दोनों ही विधायकों के ऊपर कार्रवाई भी की थी और यहाँ पे देखा गया था कि जो पूर्व विधायक पूर्व प्रणव सिंह चैंपियन है उनको 14 दिन की न्याय की हिरासत में रखा गया है, जबकि यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है उमेश कुमार उनको जमानत दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद जो दोनों के समर्थक थे वो यहाँ पे महापंचायत करने का ऐलान कर चुके थे, महापंचायत करने की बात की थी। हालांकि 31 जनवरी को ये महापंचायत होनी थी, लेकिन यहाँ पे दोनों ही पक्षों की ओर से महापंचायत को कैंसिल कर दिया गया था। अब यहाँ पे महापंचायत का एक आयोजन 5 जनवरी यानी कि आज होना था, जिसको माफ कीजिए 5 फरवरी को होना था, जिसको लेके यहाँ पे तमाम जो पूर्व प्रणव सिंह के समर्थक थे वो यहाँ पे खानपुर की ओर पहुंचने लगे थे, जिसको लेके यहाँ पे पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर दिया। तमाम जो बॉर्डर है उत्तराखंड के वहाँ पे पुलिस का पैरेड, तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है। किसी वाहन के अंदर पंचायत में शामिल होने वाले लोग तो नहीं है, उनको यहाँ पे पुलिस जांच कर रही है। यदि कुछ ऐसे लोग हो गए तो उनको वहीं पे रोका जाएगा और साथ ही साथ जो पुलिस के साथ में व्यवहार करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि जो यहाँ पे 31 जनवरी को महापंचायत की जा रही थी, उसको लेके यहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। क्योंकि जो पंचायत में शामिल होने के लिए जो लोग पहुंचे थे, उमेश कुमार के जो समर्थक थे, उनके द्वारा पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था, दुर्व्यवहार पुलिस के साथ किया गया था, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस हरकत में आई थी और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। यहाँ पे लोगों को हटने का समय दिया था, लेकिन लोगों ने हटने की वजह पुलिस के ऊपर पथराव किया। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राज्य गठन के 1 वर्ष बाद ही उत्तराखंड का विशेष राज्य का दर्जा मिल गया था, जो अब तक भी जारी है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाएं लागू करने के लिए 90% धनराशि मिलती है, जबकि अन्य राज्यों में ये 60% या फिर 75% तक होती है। बाकी धनराशि राज्य सरकार खर्च करती है। इसके साथ ही राज्यों को सीमा शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट कर सहित अन्य करों से शुल्क भी प्राप्त होता है। केंद्र के सकल बजट का 30% का हिस्सा विशेष श्रेणी वाले राज्यों को दिया जाता है। और इतना कुछ होने के बाद भी अगर किसी राज्य की तस्वीर नहीं बदल रही है तो फिर कुछ तो बात है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के शहरों की जल्द बदलेगी सूरत। विकास कार्यों पर खर्च होंगे 4100 करोड़। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट बनाने के बाद अब राज्य सरकार उन शहरों की तस्वीर बदलने की तैयारी में है जहां प्रत्येक वर्ष पर्यटन या तीर्थाटन के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। पर्यटकों का पसंदीदा बनाने के लिए प्रदेश के 12 शहरों को 4100 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा। राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजने की मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल, देखिए धामी सरकार के नेतृत्व में अभी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने प्रदेश के सड़कों से संबंधित, स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन से रिलेटेड सारी योजनाओं का एक हमने लेखा जोखा तैयार किया है, जिसमें हमने केंद्र से 4100 करोड़ का बजट मांगा है और इसके तहत जो है प्रदेश के इंफ्रा को मजबूत किया जाएगा और इस दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य सचिव ने की UUSDA के साथ बैठक, प्रस्तावों को केंद्र के पास भेजने की मंजूरी। बजट से 12 शहरों में होंगे कई विकास कार्य। दरअसल मुख्य सचिव ने उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि UUSDA के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में प्रशासनिक और बस टर्मिनल बिल्डिंग, सड़क चौड़ीकरण, विकास एवं सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ITMS यानी कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की PPR को अनुमोदन दिया गया है। इसके साथ ही 12 शहरों के लिए 4100 करोड़ के DPR को केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग को भेजने पर भी अनुमोदन दे दिया है। प्रकार से अभी हमारा 4 धाम यात्रा का जो शीतकालीन यात्रा भी हमारी आरंभ हो रही है, उसमें भी हमने सड़कों के निर्माण को लेकर और सभी मरम्मत संबंधी, डामरीकरण से संबंधित सभी चीज़ों को हमने इसमें रखा है। तो प्रदेश में हमने जो एक सड़कों का जाल बिछाया है, उसमें हम और ज़्यादा गति से कैसे मजबूती से आगे बढ़े, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने पूरा योजनाबद्ध से प्रस्ताव तैयार किया है, जिसको केंद्र को भेजा है और हमें आशा है कि हमें जैसे ही ये बजट मिलेगा हम इसमें मजबूती से आगे बढ़ें। 6 शहरों का पहले ही किया जा चुका है चयन। गढ़वाल से 3, कुमाऊं से 3 शहरों का चयन। 6 अन्य शहरों का चयन होना अभी है बाकी। इससे पहले 6 शहरों कुमाऊं से काशीपुर,
रुद्रपुर और चंपावत के साथ गढ़वाल में पौड़ी, गोपेश्वर और उत्तरकाशी का चयन किया जा चुका है। नवंबर 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एडीबी मिशन के साथ बैठक में शहरों की संख्या 12 करने का अनुरोध किया था, लिहाजा 6 अन्य शहरों का चयन अभी होना बाकी है। अब इसमें किस किस शहर का चयन होता है, ये आगे की बात है। उत्तराखंड सरकार 4100 करोड़ रुपए से राज्य के 12 शहरों के विकास की बात कर रही है। उसका प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। कह रहे हैं कि केंद्र को ये भेजा जाएगा। कांग्रेस पार्टी लगातार पूछ रही है कि अभी तक इन शहरों का विकास हुआ क्यों नहीं है। 8 साल से प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है। डबल इंजन के नाम पर भाजपा जनता को वादे करके प्रदेश की सत्ता में आई, और वो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पे उतरा क्यों नहीं है। और स्मार्ट सिटी का जो फेल्योर है वो जनता देख चुकी है। 1650 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर राजधानी देहरादून में किस नाली में बह गई, उसका हिसाब आज तक नहीं मिला। चार धाम यात्रा पर कूड़ा प्रबंधन के लिए 1000 करोड़ की मांग। 1000 करोड़ की परियोजना केंद्र के पास भेजने की मिली मंजूरी। सरकार की नीतियों पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।